नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर है कि उनकी गिरफ्तारी किन हालात में हुई और क्या वजूहात बताई गई हैं, और उसके बाद जिस तरह से यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उनकी गिरफ्तारी के ताल्लुक से क्या उस पर वाकई दम है। क्योंकि बहुत सारे रद्दमल इस तरह के आ रहे हैं कि चूंकि एक इस बात को बुनियाद बनाया गया है कि वो धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार हैं और वो मजहब की तदरीस करते थे, यानी कि धर्म या मजहब सिखाते बताते थे। जहां तक बात सिखाने बताने की, इसकी आईन हमें इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन एटीएस को असल में दिखाई क्या दिया? यूपी एटीएस का कहना है कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एक नेटवर्क जैसा है और इसमें कुछ जबरन वाले मामले भी सामने आ रहे हैं, या फिर ये कि पैसों का नेटवर्क है, पैसों का लेन देन की बात सामने आ रही है। जिस तरह के बयान आए हैं एडीजी प्रशांत कुमार का, उसके मुताबिक फॉरेन फंडिंग का भी मामला है। तो क्या ये तमाम चीजें कानूनी पहलू के हिसाब से वाकई इस ऑब्जेक्शनेबल है या उसमें कुछ और दावपेच है? चूंकि इसको जिस तरह का सवाल उठाया जा रहा है इसको लेकर, उससे एक सवाल और पैदा हो रहा है कि ये टाइमिंग या नियत, क्या सब कुछ साफ है या वाकई वो इसके जिम्मेदार थे? इस बारे में आज हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि खास तौर पर जो सियासी रद्द अमल आया है उसका हम जरूर आज जिक्र करेंगे कि सियासत में बैठे लोग इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्हें आमतौर से आलिम कहा जाता है, और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से मीडिया में आ रही है, तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगता है कि वो काफी उनकी उम्र भी हो चुकी है। अगर वो उम्र दराज है तो इससे भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस या उत्तर प्रदेश की एटीएस को इससे पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी तकरीबन 4.5 साल गुजर चुके हैं, और इससे पहले भी जो इनका काम था, जो धर्म की बातों को यानी इस्लाम की बातों को, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं या कोई भी जैसी बातें आ रही है कि वो बताते थे। लेकिन क्या वाकई एटीएस ने कुछ ऐसी चीजों का पता लगाया है या ऐसी बातें एटीएस यूपी एटीएस के को पता चली है जो कानून के हिसाब से गलत हैं? अगर ऐसा है तो जो एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे हैं उसी बुनियाद पर अब यह मामला, गिरफ्तारी चूंकि हो ही चुकी है तो आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि ये किसी एक खास कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में शामिल होने मेरठ गए हुए थे और रास्ते में उनको गिरफ्तार किया गया। इनके साथ कुछ एक और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं इस ताल्लुक से पहले आपको बता दूं कि कुछ खास बयानात हमारे पास है, जो रद्द अमल है, जो रिएक्शंस है लोगों के, वो आपको सुनाना चाहता हूं, अलग अलग लोगों के बयानात। उसके बाद अपने मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे कौशल मिश्रा, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ होंगे अमीर जामेई, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, हमारे साथ होंगे एडवोकेट शाहिद अली जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के, और हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तो तारिक, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में एक आम राय क्या है लोगों की, और किन वजूहात को जो बुनियाद बताई गई है, जिस तरह से एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या वाकई कुछ इस तरह की एक्टिविटीज रही हैं जो कानूनी तौर से अगर हम देखें तो पूरी तरह से वो खरा नहीं उतरती है, और क्या ऐसे नेटवर्क का पता चल गया है, किस तरह की ऐसी फंडिंग की बात सामने आ गई है कि वो अब गिरफ्तार किए गए हैं? बहुत अहम पेशरफ्त और बहुत अहम सवाल आपका विशाल। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पर मैं एक बात इब्तदा में अर्ज़ कर दूं आपसे कि इस अंदाज के जो साबिक़ा केसेस रहे हैं और जो ये केस सामने आया है, इसमें जो रद्द-ए-अमल सामने आए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए, अभी तक जो रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदार लोगों के सामने आते थे, ज़िम्मेदार तंजीमों के सामने आते थे, ख्वाह उनका ताल्लुक़ समाजी
तंजीमों से हो, मिली तंजीमों से हो या सियासी तंजीमों से हो, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत मोहताज भी नजर आए। कहीं ना कहीं दानिश्वर तबके ने यह भी कहा कि इसकी बाकायदा तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा केस है मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी का कि जिसके बारे में पहले ही नजरियात लोगों के ये होते हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश है, कहीं ना कहीं हुकूमत अपनी उन कदरों की तरफ लौट रही है जिससे उसको सियासी मफाद हासिल हो सकता है। अच्छा, ये नहीं कि किसी एक जमात की बात हो, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो या मिली रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, सबने जो जिस अंदाज का तासुर आया है वो बड़ा अजीब सा और अजीब इस माने में है विशाल कि अभी तक लोग कहीं ना कहीं तदब्जुब का शिकार रहते थे, पशुपेशकश में नजर आते थे। लेकिन इस मौलाना कलीमुद्दीन के मामले में कहीं ना कहीं लोगों का मानना यह है कि हुकूमत की तरफ से कोई ज्यादती हो रही है या क्या है। बाकायदा तौर पर तो तहकीक हो ही रही है, तफ्तीश हो रही है और जाहिर है कि बड़े जिम्मेदार अफसरान ने बयान भी दिए हैं, उनकी रोशनी में ये सफर आगे बढ़ेगा। ताहम अवामी रद्द-ए-अमल और अवाम के साथ साथ जो खास तबके हैं, खास शोबे हैं, बिलखुसूस अक़लियत के खास शोबे हैं, उनका जो रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत हैरत अंगेज इस माने में है कि लोग किसी भी तजब्जुब में पसोपेश में नहीं है, बल्कि साफ तौर पर मौलाना की हिमायत करते हुए नजर आते हैं। मिसाल आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो मेहमान दीगर हैं उनके पास ही मैं जाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बयानात सुन लेते हैं जो कि ये जो बयानात हैं अलग अलग सियासी जमात से जुड़े लोगों के भी हैं और बहुत अहम है। सुनते हैं बयानात उनके। यूपी एटीएस ने मेरठ से एक मौलाना साहब को गिरफ्तार किया है और उन पे आरोप है कि वो जबरदस्ती गैर कानूनी तौर से धर्मांतरण करा रहे थे। बज़ाहिर ये नाकाबिल यकीन है। अगर किसी ने शिकायत की है कि उसको जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील किया जा रहा था, तो मेरी समझ में आता है निश्चित तौर से गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है। राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए और सच्चाई का पता चलना चाहिए। ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए, गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। बीजेपी को या योगी को ये खूब याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने बोया है वही काटेंगे और जनता जागरूक है, सब समझ चुकी है। अब वो समाज में नफरत फैलाने से बाज आए। इस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब या और दूसरे मौलानाओं को निशाना बनाकर वो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि जो बीजेपी का जो जग हसाई हो रही है पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो इसकी बेइज्जती हो रही है देश की, उसकी फिक्र करनी चाहिए बीजेपी को। इन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये लोग, चाहे उमर गौतम हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, ये लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंसान को हक दिया गया है वही इस्तेमाल कर रहे थे। वो हक ये है कि आप किसी भी मज़हब को मान सकते हैं, अगर मानते हैं तो उसका प्रचार भी कर सकते हैं और न चाहें तो न भी मान सकते हैं। सब चीज़ का अख्तियार दिया गया है, उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, उसका क्या इलाज है उसका। लेकिन अब ये लोग जिनको पसंद नहीं आता है वो उसको बहुत ही गलत शक्ल देते हैं कि वो पैसा का इस्तेमाल करे। पैसा है कहाँ इनके पास? कहाँ उमर गौतम का पैसा है या कलीम सिद्दीकी के पास पैसा है? कुछ नहीं। कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला। आज के ज़माने में न सऊदी अरब, न गल्फ, न कोई कतर, कोई भी इस काम के लिए पैसा नहीं देने वाला है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये सिर्फ दावा है और दावे को जो जा कर के अदालत में पूरी तरह से ये नाकाम होगा, ये लोग निकलेंगे। लेकिन जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया उन पर कुछ भी सज़ा नहीं होगी और इनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा कि भाई 10 साल, 12 साल, 15 साल इनकी ज़िंदगी के ज़ाय हो गए, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो खेल है। जिन लोगों के पास इक़्तिदार है वो खेल लोगों के।
तो आपने सुना कांग्रेस के राशिद अलवी ने क्या कहा है, आपने सुना शफीकुर रहमान बर्क को जो समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भी कहना है कि यह गलत है और ये एक खास मकसद से मुसलमानों को हिरासत करने के लिए और खास मौके से खास तरह का फायदा हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये उनका कहना था। कलीमुल हफीज जो MIM दिल्ली के सदर हैं, उनका कहना था कि ये बिल्कुल गलत है और साथ ही साथ ये कि इससे जग हसाई हो रही है दुनिया में, हिंदुस्तान की जो है वो उसका नाम अच्छा नहीं हो रहा। जफरुल इस्लाम खान साहब ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर कोई धर्म की बातें बताता या सिखाता है तो क्या ये हमारे आईन में हमें इसकी इजाजत नहीं है, क्या हमें आईन इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह बात शामिल है कि इस मुल्क का कोई भी शहरी वो चाहे तो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी मजहब अपना सकता है, किसी भी मजहब का वो प्रचार कर सकता है जिसको वो अपना सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ATS ने जो कुछ कहा है कि या ADJ ने कहा है कि इसमें जो पैसों का लेन देन या खेल है इस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कोई खास मेहमान है, हमने बताया कि हमारे नुमाइंदे तारिक करम हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अमीक जाबी हमसे जुड़ चुके हैं और एडवोकेट शाहिद अली भी हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट। एडवोकेट शाहिद अली साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो बयानात सामने आ रहे हैं और जो कार्रवाई हुई है, बुनियाद ये बताया जा रहा है कि ये जबरन वाला मामला भी था और पैसों का लेन देन वाला मामला था। अब तक जो गिरफ्तारियां पहले से होती आई हैं उनमें एक और ये बाब जुड़ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इल्जामात एक चीज है, जो भी पार्टी सरकार में होती है, जिसकी भी सरकार होती है, पुलिस के हाथ में होती है। अब उन्होंने क्या इल्जामात लगाए हैं, क्या FIR करी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इल्जामात कितने सच हैं और कितने झूठे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद में, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ आता है वो ऑनरेबल कोर्ट में जाएगा, उसके ऊपर उसका जजमेंट आ जाएगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है, हम ये देख रहे हैं कल से कि बाकायदा एक सेट ऑफ मीडिया पूरी तरह से एक मीडिया ट्रायल कर रहा है। उन्होंने वर्डिक्ट दे दी है कि साहब ये फोर्स सिविल कन्वर्जन का मामला है, यानी जबरदस्ती धर्मांतरण वो करवा रहे थे। जबकि उससे पहले जून में उमर गौतम साहब को भी गिरफ्तार किया गया था तकरीबन इसी इल्जाम के साथ। लेकिन अभी तक भी पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी चीज नहीं आई है, कोई आदमी ऐसा निकल के नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि साहब मुझसे जबरदस्ती इन्होंने इस्लाम कबूल करवा लिया या मुझे इन्होंने पैसे का लालच दे दिया, पैसे दे दिए। कल जो एक खबर दिखा रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि साहब कुरान की वो चीजें बताते हैं जिसमें जहन्नुम से डराया गया है, दोज़ख का, इसका जन्नत का लालच दिया गया है। भाई ये कहां से डराना हो गया, ये कहां से लालच हो गया? ये तो कुरान की एक चीज है। आप कुरान में, अगर आप कुरान में बिलीव नहीं करते हो तो आप मत करिए, लेकिन अगर आप कुरान में बिलीव करते हैं तो फिर वो कुरान का हुक्म है, वो उनके लिए है जो ईमान वाले हैं। तो जो लोग ईमान वाले नहीं उनको कहां से डरा दिया? भाई मेरा, अगर मैं मुसलमान हूं, मेरा हिंदू धर्म पे अगर ईमान नहीं है तो हिंदू धर्म में गीता में जो लिखा हुआ है अपने भाइयों का भी कत्ल कर दीजिए अगर वो गलती पर है, तो मैं वो कहां से मेरे लिए बाध्य हो जाएगा? तो ये जो चीजें कही जा रही है ये सारी की सारी बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है सामने, सबको मालूम है, और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति इनको करनी आती है, क्योंकि अभी कोरोना में फेल हुए, रोजगार में फेल हुए, हर स्तर पे लोग फेल हुए। इनके पास और कुछ भी नहीं है। इनको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जादुई चिराग है, अलादीन का चिराग जिसे कहते हैं, वो ये है कम्युनलाइजेशन। हर मुद्दे को कम्युनलाइज करिए और मीडिया को फिर जो इनकी गोदी मीडिया है उसको लगा दीजिए, उसको कम्युनलाइज करने में, पोलराइज पीपल को करने में। इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 सितंबर को कहा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडिया है जो हर मुद्दे को कम्युनलाइज करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनलाइजेशन के लिए है और माहौल को खराब करने के लिए। मैं थोड़ा सा, आप अगर ये कह रहे हैं कि कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है, अगर आपकी बात मानता भी हूं तो मुझे ये बताइए इससे फायदा किसे है और क्या फायदा है? जिस तरह से बाकी लोग होते हैं। शाही साहब जी, इससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और पोलराइजेशन उससे वो लोग करने की फिराक में है। देखिए, अगेन इनका ये कहना कि साहब ये जबरदस्ती करवा रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं। कोई भी तो विटनेस होता ना, एक भी ये कहता हुआ साहब मुझे पैसे दिए गए, पैसे का लालच दिया गया। दूसरी बात ये है कि अगर कोई जबरदस्ती कर दिया गया
तो कानून है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो घर वापसी कर लेगा अपना आराम से। जी उसमें ठीक है शाहिद साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, आप हमारे साथ बने रहे। कुछ और मेहमान हैं, उनसे ही बात करूंगा। हमारे साथ अमीर जामी भी हैं, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशल मिश्रा, बीजेपी के तर्जुमान है। कौशल मिश्रा साहब, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, और जो खुद ये बात बताई गई है कि वो धर्म के नाम पर डराते थे या लालच देते थे, जन्नत और जहन्नम की बात करके डराते या लालच देते थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सवालात उठ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया है, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि ये किसी और फायदे की गरज से, चूंकि चुनाव अनकरीब है, ये सब कार्रवाइयां की जा रही। आप क्या कहेंगे इस पर? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि चुनाव नजदीक है, इसलिए जानबूझ के दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं इस तरह का वक्तव्य दे रही हैं। अगर हमारे देश में कानून है धर्मांतरण को लेकर के कि कोई भी आदमी आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को अपने आप जी सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, ये एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर कोई लोग लालच, डर, धमका करके या किसी भी इल्लीगल तरीके से अगर कोई भी धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो इल्लीगल है। क्योंकि इच्छा के अनुसार नहीं है। आर्टिकल 25 जो अंबेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियर है कि आप कोई भी धर्म अपने आप जी सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको धोखाधड़ी के साथ अगर कोई कन्वर्जन किया जा रहा है, धोखाधड़ी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है। और इसको इस समय, चूंकि जैसा आपने कहा कि चूंकि इस समय इलेक्शन का माहौल है, तो सारी विपक्षी पार्टियां इसको अपना एक इलेक्शन का मुद्दा बना करके इसको बेसिकली हिंदू मुसलमान करना चाहती है, जो हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। हमारी पार्टी मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे ये है, सिर्फ एक सवाल ये, फिर मैं जाऊंगा इस पर रिएक्शन होगा अमीर जामी से, जो एसपी के हमारे साथ तर्जुमान मौजूद हैं। एक सवाल ये कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब काफी एज है उनकी, और ये लंबे समय से जो इनका धर्म के प्रचार प्रसार का काम है वो करते आ रहे हैं, तो क्या ऐसा क्या कोई बहुत ठोस कोई सबूत अब मिल गया है जो बीते 4.5 सालों में नहीं मिला? या इससे पहले जब कल्याण सिंह भी, अब तो नहीं रहे वो, उनकी भी हुकूमत रही तब नहीं रहा, जब मरकज में भी बीजेपी में वाजपेयी साहब भी जब थे तब भी नहीं रहा। ये तो बहुत जमाने से जो काम कर रहा है वो करते चले आ रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार, और उनका दावा ये रहता है कि भाई ये तो हमें आईन से इजाजत मिल रही है हमें। अरे अगर अभी तक कोई सबूत नहीं था, कोई अगर साक्ष्य नहीं मिले थे, और आज अगर साक्ष्य मिले हैं, इसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद अमीर जामी। अमीर साहब, आप के पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो भी कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये खास मौके पर खास फायदा हासिल करने के लिए हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये कानूनन हो रहा है। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, आपको इसका परिवेश समझना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में किसान, विशेषकर गन्ना किसान विद्रोह कर रहा है। पूरा प्रदेश भारत बंद की तरफ आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अगर फार्म बिल्स पे आपको कोई जवाब देना है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जो लोगों का ध्यान है वो थोड़ी देर के लिए हट जाए। इससे पहले भी इन्होंने एक हरकत की थी। लखनऊ में 2 लड़कों को इन्होंने अरेस्ट किया और कहा ये अलकायदा भी है, अल-फायदा भी है और ISIS भी है। पता ये चला कि उन घरों में जिन बच्चों के यहां से जिनको उठाया गया था, ATF ने उठाया था, खाने को खुद ही नहीं थी घर के अंदर। जिस कुकर को दिखाया गया था, ये आप पूरे देश की, लेकिन ये जो पोलराइजेशन की जो पूरी इनकी टैक्टिक्स है वो यूपी में चल नहीं पा रही है। अब ये पूरा हमारे जो श्रद्धेय जो हमारे महापुरुष थे जिनका अभी इंतकाल हुआ, अभी उसमें जो चिट्ठी का बात आई है, संतों में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि पुलिस जो है सही थ्योरी लेके सामने नहीं आ रही है। तो सरकार के खिलाफ चौतरफा एक मामला हुआ जिसमें इन्होंने कल जो 4 लोगों को परसों उठाया था, मैंने आज सुबह जो उनके कलीम सिद्दीकी के ऑफिशियल वकील हैं एडवोकेट अबू बकर सब्बाक से मैंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने ये बताया, जो मुझे समाचार अभी तक,
कि कल शाम में ही जिन 4 लोगों को मीडिया ने, एटीएस ने, ये न जाने क्या है दिखाया था, 2 को कल रात में एटीएस ऑफिस लखनऊ से छोड़ दिया। 2 के बारे में जो मुझे वकीलों के जरिए, दोस्तों के जरिए पता चला कि जो इनके पास साक्ष्य है, साक्ष्य ये है कि कलीम साहब का यूट्यूब पे जो वीडियो डलता है, सालों से डला हुआ है वीडियो, वो डोमेन में है, दुनिया देश के सामने है, लेकिन कलीम सिद्दीकी जैसा जो शख्स, ये बुजुर्ग हैं, फुलत जहां के ये रहने वाले हैं, शायद बीजेपी ने रैकी नहीं करवाई थी उनकी कि फुलत में वो किसानों में, जाटों में, गुजरों में, हमारे हिंदू भाइयों में उनकी छवि बहुत ही अच्छी है, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं। अब वो सब में ये बात गुस्सा है कि ये एटीएस को हर महीने ये सब क्या पड़ी रहती है कि एक हमारी इतनी प्रोफेशनल एजेंसी एटीएस और जो हमारा, चलिए सीबीआई, एनआईए आपने बर्बाद मार दिया, लेकिन एटीएस एक ऐसा एजेंसी है कि जो आतंकवाद को रोकने के लिए हम उसका बहुत इज्जत करते हैं। हमारे देश ने एक बड़ी एलीट फोर्स बनाई, अब उसको ऐसे लगा दिया जैसे बजरंग दल के लोग काम कर रहे हो। क्यों एटीएस की बदनामी हो रही है? इस पे ऑब्जेक्शन है बीजेपी के जो हमारे मेहमान वो कुछ कहना चाहते हैं। कौशल जी बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको जाकिर नायक याद है, वो भी अपना जो भी बिजनेस था वो चलाते थे, और उसके बाद कई सालों तक चलने के बाद आज वो एक आतंकवादी घोषित है। उनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, वो हिंदुस्तान में आएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर कोई आदमी छुप करके कोई काम कर रहा था और अगर आज वो पकड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और कोई ये शाहिद साहब, क्या यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं जाकिर नायक की, ये फिट बैठती है बात यहाँ पर? क्या जाकिर नायक के नाम पर किसी के साथ भी इस तरह से हो सकता है जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ हुआ है? ठीक है, अमीर साहब आप बोलिए जी। पूरी बात पूरी नहीं हुई मेरी। मेरा ये कहना है कि जो ये विशेषकर मामला है, मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता, स्वास्थ्य, ये सब जो पूरा हुआ है कोविड के 2 साल के टाइम पे, इनकी पूरी कलई खुल गई है। पूरे उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल पे हैं। आप अस्पताल में जाओ, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब इनकी हालत खराब ये है कि कैसे हिंदू मुस्लिम। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टेलीविजन के जरिए कि प्रदेश की जनता अब जो है इस सरकार को बदलने जा रही है, इस निकम्मी सरकार। ठीक है, वो जनता के बीच जब जनता की अदालत होगी तो फैसला आएगा। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए हमने इनका कोई फोर्सेबल कन्वर्जन तो नहीं देखा, ना सुना, ना एटीएस ने, ना किसी ने कोई एविडेंस दिया अभी तक भी। लेकिन हाँ, हमने इस मुल्क में ये जरूर देखा है कि मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले को मार के जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। दूसरी जगहों पर मुसलमानों को एक भीड़ मारती है, उनसे कहती है जय श्री राम के नारे लगाइए, दलितों को मारती है, उनसे कहती है धर्म परिवर्तन करिए। हमने ये जरूर देखा है। अब धर्म परिवर्तन करना ये है जो मॉब लिंचिंग होती है, जो उनसे जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं, या ये है जो उनसे कोई सवाल पूछता है कि साहब बताइए इस्लाम में इसका क्या जवाब है, वो अपना उसको जवाब देके बताते हैं कि साहब इस्लाम इसके लिए ये कहता है। चलिए, आपका पॉइंट भी आ गया यहाँ पर। तारिक कमर जो बात कौशल कह रहे हैं, जो अमीर जावेद कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहना है कि ये बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। कौशल का कहना है कि ये कानून का अपना एक सिस्टम है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। तारिक, आप लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, जो अमीर बात कह रहे हैं अभी अब माशरे को लेकर और किसान आंदोलन और वो फलत के इलाके से, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, मैं एक पब्लिक की बात करूं, जो नुमाइंदा लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी मज़हब के हों, जो अहम लोग हैं, जो अक्सर और बेश टीवी चैनल्स पर भी नज़र आते हैं और जिनके बयानात पर एक बहुत बड़ा तबका यकीन भी करता है, जो एक तबके को मुतासिर भी करते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी गिरफ्तारी का मामला है, इसको लेकर लोगों में बाकायदा नाराज़गी देखी जा रही है।
और ये सिर्फ किसी एक तंजीम की बात नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा है कि ये देखिए ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है और अगर ये गिरफ्तारी सही है तो उन लोगों को बाकायदा तौर पर पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए जिनका जबरन मजहब तब्दील कराया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसको सियासत से जोड़कर लोग देख रहे हैं और ये भी जानते हैं विशाल, आप दिखाते रहे हैं लोगों को कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान जो उत्तर प्रदेश का मंजरनामा बदला है और बिलखुसूस मजहबी खतूत की तरफ तब्दील हुआ है, उसको लेकर लोगों में तशवीश है और उसी तशवीश के बाद इस गिरफ्तारी को भी कहीं ना कहीं मशकूक नजरों से जिम्मेदार लोग देख रहे हैं। अब देखना यही है कि देखिए ये भी बहुत अहम एजेंसी है, बहुत जिम्मेदार अफसर इसमें हैं, तो जाहिर है कि इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। ताहम इतना जरूर है, छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए आप प्लीज कौशल जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही है। आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा। 3 जून में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, थोड़ा समराइज 3 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई थी गाजियाबाद में, जिसमें 4 लोगों को, उमर, गौतम और जहांगीर नाम के 2 शख्स थे जो जामिया नगर बैठ करके, ठीक है, ये सारे मामले विकलांगों का, हाँ है, ठीक है, आप ये समझिए, ठीक है, अगर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है, अगर साक्ष्य है तो वो सामने आना चाहिए। वही तारिक कमर कह रहे थे कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि हाँ मेरा धर्म इन्होंने जबरदस्ती परिवर्तित कर दिया, कान पकड़ के या फिर पैसे देकर के या मुझे लालच देकर के। ये सामने आना चाहिए, ये पब्लिक को हक है कि वो जाने। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।